हेलो मेरे दोस्तों, आज हमारी साइंस की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आप लोगों ने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो कृपया उन क्लासों को भी ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक सब्सक्राइबर से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। तो हमारा यही टारगेट होने वाला है कि जल्द से जल्द आप सभी स्टूडेंटों को पशु परिचय का पूरा सिलेबस क्लियर करवा दिया जाए और जल्द से जल्द आपकी रिवीजन को स्टार्ट किया जाए। तो आज बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। जो आज है संश्लेषणवाद या फिर नवडार्विनवाद क्या है। ये जो संश्लेषणवाद या फिर नवडार्विनवाद क्या है, इस पर अब हम चर्चा करते हैं। तो जितने भी आपको ये टॉपिक करवाए जाने वाले हैं, ये पशु परिचय की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और साथ ही साथ राजस्थान के सभी एग्जाम जिनकी अंदर साइंस आती है ना, उनके लिए यह बहुत ही शानदार होते हैं और आपके लिए ये एलडीसी वैकेंसी के अंदर ही बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। तो आज की क्लास को अब हम शुरू करते हैं। जो हमारा संश्लेषणवाद या फिर नवडार्विनवाद क्या है, उस पर अब हम चर्चा करते हैं। जो जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत है ना, यानी जो जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत है उसे संश्लेषणवाद या फिर नवडार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि संश्लेषणवाद या फिर नवडार्विनवाद क्या है, तो जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत ही संश्लेषणवाद या फिर नवडार्विनवाद कहलाता है। आपसे एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जैव विज्ञान है ना, उसका आधुनिक सिद्धांत क्या है। उसके अंदर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे इस प्रकार, और इसके अंदर आपको एक ऑप्शन यह देखने को मिलने वाला है संश्लेषणवाद या फिर नवडार्विनवाद। तो आपको इन पर टिक करना है और आपका क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। आगे क्या है, आगे है इसके अनुसार विकास यानी जो जैव विकास है ना, जैव विकास की घटनाएं उत्परिवर्तन तथा अनुवांशिकी पुनः संयोजन द्वारा होती है। संश्लेषणवाद या नवडार्विनवाद के अनुसार इसका जो सिद्धांत है ना, वह यह कहता है कि जो जैव विकास की घटनाएं होती है ना, जो जैव विकास की घटना हो गई वह उत्परिवर्तन या फिर अनुवांशिकी पुनः संयोजन द्वारा होती है। जो जैव विकास की जितनी घटनाएं होती है ना, वह किस कारण होती है, वह एक तो हो जाएगा उत्परिवर्तन या फिर अनुवांशिकी पुनः संयोजन द्वारा। ये सभी की सभी घटनाएं होती है, यानी इसके अनुसार इसका विकास होता है। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न गुण अनुवांशिक नहीं होते तथा ये उस जीव के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। केवल अनुवांशिकी के द्वारा विकसित गुण ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। यानी यह यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर कहना जा रहा है कि जो वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न गुण अनुवांशिक नहीं होते। यानी जो वातावरण है या जो इन्वायरमेंट है उसके कारण, यानी जो वातावरण के कारण जो गुण विकसित होते हैं ना, वह गुण अनुवांशिक नहीं होते। यानी यह नहीं है कि जो गुण है ना वो अगली पीढ़ी में भी स्थानांतरित हो जाए, ये जरूरी नहीं है। जो वातावरण के अनुसार जो गुण आते हैं ना, वह अनुवांशिक नहीं होती। आपको इस बात को अच्छी तरह से याद रखना होगा कि जो वातावरण से उत्पन्न जो गुण होंगे वह अनुवांशिक नहीं होती तथा ये जीव के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। जो वातावरण के अनुसार उससे जो गुण मिले हैं ना, जैसे ही वह जीव नष्ट हो जाता है ना, तो वे गुण उसी के साथ नष्ट हो जाते हैं। यह नहीं है कि उसकी जो अगली पीढ़ी आएगी ना उसी के अंदर वही गुण होंगे, यह नहीं होता। जो वातावरण के गुण होते हैं ना, वह कभी भी अनुवांशिक नहीं होते और जैसे ही वह जीव नष्ट हो जाता है उसी के साथ वे जो उसे वातावरण के अनुसार जो गुण मिले हैं ना, वो नष्ट हो जाते हैं, यानी वो समाप्त हो जाते हैं। केवल अनुवांशिकी द्वारा विकसित गुण ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वही गुण जानते हैं जो आनुवांशिकी के द्वारा विकसित होते हैं। यानी जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण चले आ रहे हैं ना, वही गुण आपके आगे चलते हैं। यानी अगर हम चूहे पर बात की जाए कि चूहे की पूंछ होती है, तो चूहे की पूंछ उसे वातावरण के अनुसार नहीं मिली है, उसका यह गुण अनुवांशिक है। चाहे चूहे की कितनी भी नस्लें आ जाएं, उन सभी के वे गुण है ना, वह जो पूंछ है ना, वह आने ही वाली है। पूंछ ऐसा नहीं है कि अगली पीढ़ी आएगी तो उसकी पूंछ खत्म हो जाएगी। जब तक चूहे की प्रजाति जिंदा है ना, तब तक उसके जो पूंछ है ना, वह 100% आने वाली है। इस पर कुछ साइंटिस्टों ने रिसर्च भी की थी। उन्होंने एक चूहे को लिया था, उसकी कम से कम 5 से 10 पीढ़ियों तक उसकी
पूंछों को काटा गया। और जब वे देखते हैं कि जो अगली पीढ़ी आती है ना, उनकी तो पूंछ आती है, लेकिन उसकी जो पूंछ है वो काट दी जाती है। जो पूंछ काट दी जाती है वह मनुष्य के द्वारा काटी जाती है, न कि अनुवांशिकी के कारण नष्ट हो गई है। जब वह उसकी नेक्स्ट पीढ़ी आती है ना, अगली पीढ़ी आती है ना, तो उसको वह पूंछ होती है। तो इस प्रकार से यह है कि जो अनुवांशिकी गुण होते हैं ना, वह आपको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते रहते हैं। यानी जो आपकी पीढ़ी से जो गुण लंबे समय से चले आ रहे हैं ना, वह गुण आपके परमानेंट होते हैं। लेकिन जो गुण आपको वातावरण से मिले हैं, यानी जो आपके आसपास के एनवायरनमेंट से आपको जो गुण मिले हैं, वह परमानेंट नहीं होते हैं। जैसे ही वह जीव समाप्त हो जाता है ना, तो उसके साथ वे जीव नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि किसी के पास कोई पालतू पशु है, तो उस पालतू पशु को वो मान लिया, आप मानकर चलिए किसी के पास एक भैंस है, वे भैंस को अपने घर पर रखते हैं और भैंस के आगे कूलर चलाकर रखते हैं या फिर पंखे चलाकर रखते हैं, जिससे वो जो भैंस है ना, उसकी जो वातावरण है ना, हमारा वातावरण के अनुसार वह अनुकूल नहीं हो। जो वातावरण का गुण होता है ना, एनवायरनमेंट, तो उसके अनुसार वह अनुकूल नहीं होती है। उसको हम अपने अनुसार उसको ढालना शुरू कर देते हैं। जैसे ही उस पशु नष्ट हो जाता है, उसके बाद जो नेक्स्ट पशु आएगा, वह जरूरी नहीं है कि वह उसको ऐसा ही वातावरण चाहिए। उसको आप अब नॉर्मल वातावरण में रख दोगे ना, तो भी वह सर्वाइव कर पाएगा। लेकिन जो पशु को हमने इस प्रकार विकसित किया, जैसे कि वह कूलर के नीचे रहता है और वह कूलर के अलावा बाहर के वातावरण में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है, और जो वातावरण उसको वह हमने दिया है, लेकिन जो उसकी नेक्स्ट पीढ़ी आएगी ना, वह जरूरी नहीं है कि उसे उसी प्रकार का वातावरण चाहिए। वह जो नॉर्मल वातावरण होता है ना, उसमें भी सर्वाइव कर पाएगा। और जो हमने वह गुण दिया था ना, जैसे ही वह पशु नष्ट हो जाएगा ना, उसके साथ वह गुण भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जो नए अनुवांशिकी के जो नए गुण आएंगे ना, वह उसके अंदर परमानेंट रहने वाले हैं। यह नहीं है कि वो गुण उसके खत्म हो जाएंगे, वह गुण उसके पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेंगे। फिर क्या है? फिर है विकिरणों के कारण जीवों में जीनस में उत्परिवर्तन होता है, जिससे नए गुणों का विकास होता है। यानी विकिरणों के कारण जीवों में जीनस में उत्परिवर्तन होता है, जिससे नए गुणों का विकास होता है। यानी जो जीव होते हैं उसमें नए गुणों का निर्माण कब होता है? तो जीवों के अंदर नए गुणों का निर्माण तब भी होता है जब उसके जीन्स होते हैं ना, जीन्स में कुछ उत्परिवर्तन होता है किसी विकिरणों के कारण, तो जिसके कारण ही उसके नए गुण बनते हैं। उससे पहले उसमें नए गुण नहीं बनते हैं। फिर क्या है? फिर है जैव विकास एवं जैव विकास के प्रमाण। यानी जैव विकास क्या है और जैव विकास के क्या प्रमाण है, उस पर अब हम चर्चा करते हैं। अब हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। जो जैव विकास है ना, जैव विकास के सिद्धांत एवं इसके प्रमाणों की उपलब्धता के आधार पर सभी वैज्ञानिक इससे सहमत हैं कि जीवों का विकास कालांतर में हुआ है तथा यह सतत प्रक्रिया है जो आज भी क्रमिक रूप से चालू है। ये प्रमाण निम्नलिखित है जो प्रमाणित करते हैं कि वे जीवों का विकास क्रमबद्ध रूप में हुआ है। तो यहाँ पर यह क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पर यह कहना चाह रहा है कि जो जैव विकास का सिद्धांत है ना, एवं जो इसके प्रमाणों की उपलब्धता के कारण जितने भी सभी वैज्ञानिक है ना, वह इससे सहमत है। वे किससे सहमत है? कि जो जीवों का विकास है ना, वो कालांतर में हुआ है, यानी जो पुराने समय में हुआ है, तथा यह सतत प्रक्रिया है। ये जो प्रक्रिया है कैसी प्रक्रिया है? ये एक सतत प्रक्रिया है जो आज भी क्रमिक रूप से चालू है। जो प्रक्रिया जो लंबे समय से चली आ रही ना, वह प्रक्रिया आज भी चालू है। ये प्रमाण निम्नलिखित है जो प्रमाणित करते हैं कि जीवों का विकास क्रमबद्ध रूप में हुआ है। और जो ये हमें यह विकास मिले, जो हमें यह प्रमाण मिले हैं ना कि जीवों का विकास कालांतर में हुआ है और यह एक सतत प्रक्रिया है जो क्रमिक रूप से आज भी चालू है, यह जीवों का विकास क्रमबद्ध के रूप में हुआ है। यह प्रमाण हमें मिलते हैं कि जो जीवों का विकास है ना, वो क्रमबद्ध रूप में हुआ है। यानी क्रम के हिसाब से माने इस प्रकार अब इतना विकास हो गया, अब इतना विकास हो गया, इस प्रकार हो गया, इस प्रकार इनका विकास हुआ है। जैसे पहले मनुष्य है, मनुष्य एक बंदर के रूप में था, या फिर
फिर हेमोपेंशियस के रूप में था। इस प्रकार वह पीढ़ी दर पीढ़ी चला गया और आज देख लो मनुष्य का आकार कैसा है। पहला मनुष्य का आकार जानवर के समान होता था, लेकिन आज के समय में मनुष्य एक अलग ही प्राणी है। इस प्रकार इनका जो वह ना जो परिवर्तन है या फिर जो इनका रूप है वो चलता रहता है। फिर क्या है, फिर वर्गीकरण से जैव विकास के प्रमाण, यानी जो वर्गीकरण हुआ ना उससे जो जैव विकास के कौन कौन से प्रमाण आपको देखने को मिलते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। जो जैव विकास जो वर्गीकरण का हो गया ना उसके हम चर्चा करते हैं कि जो समान रचना एवं आकार वाले जीवों का एक वर्ग में रखा गया है, यानी जो समान संरचना होगी एवं जो आकार हो गया उसके अनुसार जीवों को एक वर्ग में रखा गया है। जैसे कि कौन कौन से वर्ग में किसको रखा गया, जैसे मछलियाँ होगी पीसीज वर्ग में। मछलियों को किस वर्ग में रखा गया है, मछलियों को रखा गया है आपके पीसीज वर्ग में। मछलियों का वर्ग कौन सा है, तो मछलियों का वर्ग हो गया स्पीज। और मेंढक कौन सा वर्ग हो गया, मेंढक हो गया एम्फीबिया। मेंढक का कौन सा वर्ग है, मेंढक का वर्ग है एम्फीबिया वर्ग में, यानी मेंढक को एम्फीबिया वर्ग में रखा गया है, जो कि जल व थल दोनों में रहने वाले जीव है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जल और थल में रहने वाले जीवों का वर्ग कौन सा है, तो उसका हो जाएगा एम्फीबिया, और उसका एक उदाहरण दो, तो उसका उदाहरण हो गया मेंढक। फिर क्या है, रेंगने वाले जीव रेप्टेलिया वर्ग में है। रेंगने वाले जीव कौन से वर्ग में है, रेप्टेलिया वर्ग में। जैसे आपका सांप हो गया, सांप किस वर्ग में आता है, तो सांप रेप्टेलिया वर्ग में आता है। फिर उसके बाद है उड़ने वाले पक्षियों को एविज वर्ग में। उड़ने वाले पक्षियों को किस वर्ग में रखा गया है, उड़ने वाले पक्षियों को एविज वर्ग में रखा गया है। जैसे बहुत से पक्षी हो गए, जैसे चिड़िया हो गई, कौवा हो गया, कोयल हो गई, बहुत से पक्षी है। फिर अगला है स्तनधारियों को मेमेलिया वर्ग में, यानी जो स्तन पर जो कि जमीन पर रहते हैं उनको किस वर्ग में रखा गया है, उनको रखे गए मेमेलिया वर्ग में। अब जो इनका वर्गीकरण है ना इस पर एक बार हम हल्की सी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो वर्गीकरण के जो जैव विकास के प्रमाण है ना, तो उसके अंदर हम देखें तो जो समान रचना एवं जिन मान लो आप देख सकते हो जिनकी जो समान रचना है और जिनका जो समान आकार है ना, उसके हिसाब से हर एक पशु को, जो हर एक जो जानवर है ना, उसकी अलग अलग कैटेगरी है, यानी उसको अलग अलग रूप में रखा गया है। तो अगर हम उन रूपों की चर्चा की जाए तो उसके अंदर जो सबसे पहला वर्ग है ना वह मछलियों का है। कि मछलियों को किस वर्ग में रखा गया है, तो मछलियों को जो है ना, मछलियों को पिसीज वर्ग के अंदर रखा गया है। मछलियों का वर्ग कौन सा हो गया, तो मछलियों का वर्ग हो गया पिसीज वर्ग हो गया। उसके बाद जो मेंढक है, तो मेंढक को किस प्रजाति में रखा गया है, तो मेंढक को एफीबिया वर्ग के अंदर रखा गया है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि मेंढक का कौन सा वर्ग है, तो मेंढक आपका एफीबिया वर्ग हो गया, जो कि जल और थल दोनों में रहने वाले जीव हैं। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा वर्ग है जिसमें जो होते हैं ना जानवर होते हैं जो जल में भी रह सकते हैं और थल पर भी रह सकते हैं, तो वह हो गया एम्फीबिया वर्ग। फिर क्या है, रेंगने वाले जीव है ना, उसको किस वर्ग में रखा गया है, तो रेंगने वाले जो जीव होते हैं ना उसको, रेंगने वाले जीव को रेप्टिलिया वर्ग में रखा गया है। यानी जो सांप होता है, तो सांप का कौन सा वर्ग है, तो सांप का हो गया रेप्टिलिया वर्ग, जिसके अंदर जो है ना वो जानवर होते हैं वो रेंग कर चलते हैं, इस प्रकार चलते हैं, उनके पैर नहीं होते हैं। फिर है उड़ने वाले पक्षियों को एविज वर्ग में। जो पक्षी आकाश में उड़ते हैं उसको किस वर्ग में रखा गया, एविज। जैसे आपकी चिड़िया हो गई, कौवा हो गया, कोयल हो गया, चील हो गई, बाज हो गई, और भी जितने पक्षी जो उड़ते हैं ना वह सभी के सभी आपके एविज वर्ग में हो जाते हैं। उसके बाद है स्तनधारियों को मेमेलिया वर्ग में रखा गया। जो स्तन पर रहते हैं, जो धरती पर रहते हैं, उनको जितने भी हो गए उनको मेमेलिया वर्ग में रहते हैं। जैसे जो पालतू पशु हो गए और भी जितने भी पशु जो धरती पर निवास करते हैं उसको मेमेलिया वर्ग में कहते हैं। फिर क्या है, परंतु इन सभी जीवों में मेरुदंड पाई जाती है। लेकिन जो जितने के जितने जीव है ना इसके अंदर मेरुदंड अवश्य पाई जाती है। तो पक्षी इन जो जितने भी जीव है उसके अंदर क्या पाई जाती है, उसके अंदर मेरुदंड पाई जाती है। इन सभी जीवों का पृष्ठवंशी या कोरडेटा कहा जाता है। जो ये सभी जीवी है ना इन्हें पृष्ठवंशी या फिर कोरडेटा कहा जाता है। इससे स्पष्ट है कि इन सभी जीवों की उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है।
इन सभी पशुओं, इन जो सभी जानवर है या जीव हैं, इसके अंदर क्या पाई जाती है? इन सभी जीवों के अंदर मेरुदंड पाई जाती है। इन सभी जीवों को पृष्ठवशी कहा जाता है। इससे स्पष्ट है कि इन जो जीव है ना, जितने के जितने जीव हैं, इनके जो पूर्वज है ना, इनके पूर्वज समान है, यानी जो इनके एक टाइम में जो इनके पूर्वज थे ना, वो सभी के सभी एक थे। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे है हमारा तुलनात्मक शरीर रचना के प्रमाण। इस पर अब हम चर्चा करते हैं। तो जो तुलनात्मक शरीर रचना का प्रमाण है ना, जैसे आपका व्हेल मछली हो गया और चमगादड़ हो गया, कुत्ता हो गया और मनुष्य हो गया और स्तनधारी हो गया। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है समजात अंग। यानी समजात अंग कौन से होते हैं? तो समजात अंग वे अंग जिनकी आंतरिक रचना समान परंतु बाह्य रचना एवं कार्य भिन्न होते हैं, उसे समजात अंग कहते हैं। तो समजात अंग क्या हो गया? वे अंग जिनकी आंतरिक रचना तो समान परंतु बाह्य रचना एवं कार्य भिन्न होते हैं, वे समजात अंग कहलाते हैं। यानी जिनकी जो आंतरिक संरचना, यानी जिनकी जो अंदर की संरचना, अंदर का स्ट्रक्चर होता है ना, वह तो समान होता है, लेकिन जो जिनके कार्य होते हैं ना, वह कार्य अलग होते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समजात अंग। उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे समजात अंग के नाम से जाना जाता है। जैसे व्हेल के अगर पाद तैरने में, यानी जो व्हेल मछली होते हैं उसके अगर पाद होते हैं ना, उनका कार्य है तैरना, और चमगादड़ व पक्षी के अगर पाद उड़ने में, जो चमगादड़ हो गया और पक्षी हो गया, जो उसके अगर पाद हो गए ना, वो हो गए तैरने के लिए, और कुत्ते के अगर पाद चलने में, और जो कुत्ता हो गया उसके अगर पाद हो गए चलने के लिए, और मनुष्य के अगर पाद हो गए वस्तु को पकड़ने में, और जो मनुष्य के अगर पाद हो गए वो क्या हो गए? वस्तु को पकड़ने में। इससे आप एक प्रकार समझिए कि समजात अंग क्या हो गए? वे अंग जिनकी आंतरिक संरचना तो समान होती है, जिनकी जो बनावट होती है ना हमारे शरीर के अंदर की, वो तो होती है सेम समान होती है, लेकिन जो जिनके कार्य होते हैं ना, वह कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे व्हेल के अगर पाद यानी तैरने के लिए, व्हेल के जो आगे वाले दो जैसे हाथ या पैर हो गए ना, तो हाथ हो गए, वो क्या काम करते हैं? वो तैरने का काम करते हैं, लेकिन उनकी संरचना जो हम पढ़ेंगे ना, उन सभी के समान होती है। जबकि चमगादड़ के अगर पाद आगे वाले क्या काम हो गए? उड़ने के काम आते हैं, और जो कुत्ते के अगर पाद है वो चलने के काम आते हैं, और जो मनुष्य के अगर पाद है ना, वो वस्तु को पकड़ने के काम आते हैं। जो इतने हैं ना, व्हेल के अगर पाद हो गए, चमगादड़ व पक्षी के अगर पाद हो गए, कुत्ते के अगर पाद हो गए, और मनुष्य के अगर पाद हो गए, इनकी जो आंतरिक रचना है ना, आंतरिक रचना तो इन सभी की समान है, लेकिन जो इनके कार्य है ना, इनके कार्य अलग अलग है। तो आप इस बात से यह आशा रख सकते हैं या यह सोच सकते हैं कि समजात अंग वे अंग हो गए जिनकी आंतरिक रचना तो समान होती है, लेकिन जो उनके कार्य होते हैं ना, वह कार्य अलग अलग होते हैं। तो वह क्या हो गया? वह हो गया समजात अंग। फिर अगला हो गया हमारा समवर्ती अंग। कि समवर्ती अंग क्या हो गया? तो समवर्ती अंग क्या हो गया? वे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं आंतरिक संरचना भिन्न हो परंतु बाह्य संरचना व कार्य समान हो। तो समवर्ती अंग कौन से हो गए? समवर्ती वे अंग हो गए जिनकी उत्पत्ति और आंतरिक संरचना तो भिन्न होती है, परंतु जो बाह्य संरचना या जो उनके कार्य होते हैं ना, वह समान होती है। समवर्ती अंग वे अंग हो गए जिनकी जो उत्पत्ति और रचना है ना, वह तो अलग होती है, लेकिन जो उनके कार्य होते हैं ना, वह कार्य एक समान होते हैं। जैसे कीट के पंख यानी पक्षी के पंख एवं चमगादड़ के पंख अगर पाद की हड्डियों की झिल्ली से बनते हैं। यानी समवर्ती अंग क्या हो गए? वे अंग हो गए जिनकी आंतरिक संरचना तो सभी की अलग अलग हो गई, लेकिन इनके कार्य समान होते हैं। जैसे कीट के पंख शरीर की भित्ति का, पक्षी के पंख अगर पाद का रूपांतरण, चमगादड़ के पंख अगर पाद की हड्डियों की झिल्ली से बनते हैं। देखो जो इनकी संरचना है तो वो सभी की सभी अलग है। जैसे कीट के पंख की संरचना वो अलग है, पक्षी के पंख है क्या वो अगरपाद का रूपांतरण है, और जो चमगादड़ के पंख है वह अगरपाद की हड्डियों की झिल्ली से बनते हैं। यानी इसमें या मेन मुद्दा क्या है? जो इनकी जो संरचना है ना, वो तो सभी की अलग अलग है, लेकिन इनका जो कार्य है ना, वो कार्य समान है। इनका क्या कार्य? इन सभी का कार्य है उड़ने का।
इन सभी का कार्य है उड़ने का। जो कीट के पंख की संरचना है वह तो अलग हो गई, जो कि शरीर की भित्ति का है। और जो पक्षी के पंख है ना, पक्षी के पंख क्या है, अग्रपाद का रूपांतरण है, तो उनका कार्य भी उड़ने का है। और जो चमगादड़ के पंख है उसका कार्य भी उड़ने का है। लेकिन जो इनकी आंतरिक संरचना है ना, वह इन सभी की अलग अलग है। यानी आप यह देख सकते हैं कि समवर्ती अंग वे अंग होते हैं जिनकी आंतरिक संरचना तो अलग होती है, लेकिन जो उनके कार्य होते हैं ना वो एक समान होते हैं। यानी समवर्ती अंग तो अलग अलग हो गए सभी के सभी, लेकिन इन सभी का कार्य क्या है, इन सभी का कार्य उड़ने का है। अगला क्या है, अगला है अवशेषीय अंग। अवशेषीय अंग क्या हो गया, इस पर भी अब हम चर्चा कर लेते हैं। अवशेषीय अंग जो अंग किसी जीव के पूर्वज में विकसित थे एवं कार्यशील थे, परंतु जैव विकास की प्रक्रिया के दौरान इनकी उपयोगिता धीरे धीरे कम होती गई तथा अब ये मात्र अवशेष के रूप में ही पाए जाते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अवशेषीय अंग या फिर अवशेषीय अंग कहते हैं। तो आप बताओ मेरे को अवशेषीय अंग क्या हो गए। तो अवशेषीय अंग वे अंग हो गए जो किसी जीव के अंदर थे, जो कि उसके पूर्वजों द्वारा थे, कि उसके पूर्वजों द्वारा वो अंग तो थे, लेकिन जैव विकास प्रक्रिया के दौरान जैसे जैसे पूर्वज इनका उपयोग करना बंद कर दिए, उस दौरान इनकी जो उपयोगिता है वो धीरे धीरे कम हो गई। अब ये मात्र और मात्र इनके एक अवशेष के रूप में ही बचे हैं। जैसे मानव शरीर में अवशेषीय अंग एम्पेनिडिक्स, कर्णपेशिया, आँख में निमेक्स पटल, शरीर पर बाल, सीने पर नुकीले रंधन दांत, पुच्छ, केरुसिका, रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला और अंतिम हिस्सा, नवजात शिशु में कभी कभी बंदर एवं पशुओं की तरह पूंछ पाई जाती है, जिससे प्रमाण मिलता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। तो अवशेषीय अंग क्या हो गए, अवशेषीय अंग वह हो गए कि जो किसी समय पूर्वजों के अंदर जो अंग थे, लेकिन जो किन्हीं कार्य करने के बिना वह अंग जो धीरे धीरे खत्म हो गए, यानी जिनका उपयोग हमारे पूर्वजों ने लेना बंद कर दिया, और जो जैव विकास की प्रक्रिया के दौरान धीरे धीरे वे अंग खत्म हो गए, और जिनके नाम मात्र अवशेष अब बचे हैं उन्हें अवशेषीय अंग के नाम से जाना जाता है। जैसे इसका अगर हम प्रमाण पर बात की जाए तो इसके अंदर जो हमारे जो बंदर है ना, जो हमारे जो पूर्वज है ना, उसमें अलग अलग इनकी अंदर अंग थे। लेकिन जैसे आपको इसका उदाहरण भी देखने को मिल सकता है, जैसे कभी कभी नवजात शिशु ऐसे उत्पन्न होते हैं जिनकी छोटी सी पूंछ भी दिखाई देती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे ना वो एक समय के अंदर बंदर थे। यानी जो आज हम मनुष्य बने हैं ना, वह जो हमारी पहली प्रजाति थी ना, वह हमारी बंदर की प्रजाति थी, और अब हम मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुए हैं। यानी जो हमारे पूर्वज है ना वो यही बंदर थे। जैसे जैसे इनका विकास होता गया वैसे वैसे हम अपने आप में अलग होते गए। अगला है हमारा तुलनात्मक भ्रूणिका से परिणाम। क्या है अगला है जो तुलनात्मक भ्रूणिका से प्रमाण है, उस पर अब हम चर्चा कर लेते हैं। ये क्या है, सभी पृष्ठवंशीय जैसे मछली, मेंढक, सरीसृप, पक्षी एवं मैमल्स तक के अल्पायु भ्रूण यानी प्रारंभिक अवस्था में भ्रूण लगभग एक समान होते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि इसके पूर्वज एक समान ही रहे होंगे। तो सभी पृष्ठीय वंशीय जीव जैसे मछली हो गया, मेंढक हो गया, सरीसृप हो गया, पक्षी हो गया, मैमल्स तक के अल्प आयु भ्रूण प्रारंभिक अवस्था में भ्रूण लगभग एक समान होते हैं। यानी जो इतने के जितने हमने पढ़े हैं ना, मेंढक हो गया, मछली हो गई, सरीसृप, पक्षी एंड मैमल्स, जो इनका अल्प आयु का भ्रूण होता है ना, जो प्रारंभिक अवस्था का भ्रूण होता है वह लगभग एक समान होता है। यानी इन सभी का जो प्राथमिक भ्रूण होता है ना वो एक समान होता है। तो इससे यह हम सोच सकते हैं या इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो इनका पूर्वज थे ना, इनके पूर्वज समान थे। यह इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छी तरह से कवर करें कि इनके जो पूर्वज थे ना वो समान थे। क्यों, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे यह कारण है कि जो इनका प्रारंभिक भ्रूण होता है ना, प्रारंभिक अवस्था में जो भ्रूण होता है वो सभी का सभी है ना, वो सभी का सभी भ्रूण लगभग एक समान है, एक समान है। तो इस प्रकार हम यह जान सकते हैं कि जो इनका एक समय ऐसा था कि
ये कि इन सभी के पूर्वज एक समान है। काफी लंबे समय पहले इनके जो पूर्वज थे ना वो एक समान थे, और धीरे धीरे जैव विविधता के कारण इन सभी का जो अलग अलग हो गए और इनकी ये एक अलग स्पीसीज के रूप में उत्पन्न हो गए। उसके बाद क्या है, उसके बाद है इस हेतु हैकेल का पुनरावर्तन सिद्धांत प्रसिद्ध है, जो यह है ना तुलनात्मक भ्रूण प्रक्रिया से प्रमाणित, यानी जो इनके लगभग पुरुष समान थे, तो इसका जो सिद्धांत है ना वहाँ पर हैकेल का पुनरावर्तन का सिद्धांत प्रसिद्ध है कि प्रत्येक जीव अपने परिवर्तन काल में अपने पूर्वजों के इतिहास को दोहराता है। तो जो हैकेल था ना उसने एक सिद्धांत दिया कि जो प्रत्येक जीव होता है ना वह अपने परिवर्तन काल में अपने पूर्वजों के इतिहास को दोहराता है, यानी स्टार्टिंग का जो काल होता है ना उसमें वह अपने जो पूर्वज है ना उनके इतिहास को 100% दर्शाता है। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि जो जितने पृष्ठवंशीय है, जैसे मछली हो गया, मेंढक, सरीसृप, पक्षी, मैमल्स तक की जो जितने जो भ्रूण होते हैं ना वो प्रारंभिक अवस्था में सभी के सभी एक समान होते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि यह एक ही पूर्वज थे, और यही जो है ना यही है जो हैकेल का पुनरावर्तन सिद्धांत कहता है कि जो प्रत्येक जीव होता है ना वो प्रारंभ के समय में अपने इतिहास को दोहराता है। तो यह आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि हैकेल ने पुनरावर्तन का सिद्धांत दिया था, जिसमें उसने कहा था कि प्रत्येक जीव स्टार्टिंग की अवस्था में अपने इतिहास को दोहराता है। अगला है योजक कड़ियों से जैव विकास का प्रमाण। अगला क्या हो गया, योजक कड़ियों से जैव विकास का प्रमाण, यानी कुछ ऐसे जीव जिनमें दो अलग अलग वर्गों एवं जातियों के लक्षण पाए जाते हैं, ऐसे जीवों को योजक कड़ी कहते हैं। ये जीव दो वर्गों के विकास क्रम को एक दूसरे से जोड़ते हैं। यानी योजक कड़ियों से जैव विकास का प्रमाण क्या है, कुछ ऐसे जीव जिनमें दो अलग अलग वर्गों एवं जातियों के लक्षण पाए जाते हैं, ऐसे जीवों को योजक कड़ी कहते हैं। ये जीव दो वर्गों के विकास क्रम को एक दूसरे से जोड़ते हैं। कुछ योजक कड़ियों की हम उदाहरण की बात करते हैं, जैसे सजीव हो गया और निर्जीव हो गया। इसमें वायरस एटीपी निर्जीव का लक्षण का निर्माण नहीं हुआ, वृद्धि नहीं हुई तथा सजीव का लक्षण बहुजन करता है। तो सजीव और निर्जीव, वायरस एटीपी यानी निर्जीव का लक्षण का निर्माण नहीं हुआ। एटीपी यानी जिसमें ऊर्जा का संग्रहण होता है उसे एटीपी कहते हैं। एटीपी निर्जीवों के अंदर नहीं हुआ, यह सजीवों के अंदर हुआ है। वृद्धि नहीं तथा मल्टीप्लेक्शन यानी सजीवों का लक्षण बहुगुणन करता है। फिर है पादप व जंतु, युगलिना, ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संग्रहण। पादप और जंतु में क्या है, पादप और जंतु में है युगलिना है, यानी जो ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संग्रहण करता है। तो एक बार और हम थोड़ी सी चर्चा इन सभी पर एक बार और फिर से कर ले, ताकि आपके सभी डाउट क्लियर हो जाए। संश्लेषणवाद या नवडार्नियोवाद क्या हो गया, जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत है। इसके अनुसार विकास जैव विकास की घटना उत्परिवर्तन तथा अनुवांशिकी पुनःसंयोजन द्वारा होती है। वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न गुण अनुवांशिक नहीं होते तथा ये उस जीव के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। जो केवल अनुवांशिकी के द्वारा विकसित गुण हैं वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। यानी जो वातावरण के अनुसार जो गुण मिले हैं ना वह कभी भी अनुवांशिक नहीं होते हैं, लेकिन जो अनुवांशिक गुण होते हैं ना वह पीढ़ी दर पीढ़ी चले जाते हैं, चलते रहते हैं। और जो अनुवांशिकी यानी जो वातावरण से गुण मिले हैं ना वह एक समय के बाद नष्ट हो जाते हैं। यानी जैसे जीव नष्ट हो जाता है ना उसके बाद वे गुण सभी के सभी उसके नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद क्या है, विकिरणों के कारण जीवों में जिन्स में उत्परिवर्तन होता है, जिससे नए गुणों का विकास होता है। नए गुणों के विकास कब होता है, विकिरणों के कारण। जब जिन्स में उत्परिवर्तन होता है ना उसके बाद नए जीवों का नए गुणों का विकास होता है। अब फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद जैव विकास एवं जैव विकास के प्रमाण क्या है। तो जैव विकास के सिद्धांत एवं इसके प्रमाणों की उपलब्धता के कारण सभी वैज्ञानिक इससे सहमत हैं कि जीवों का विकास कालांतर में हुआ तथा यह सतत प्रक्रिया है जो आज भी क्रमिक रूप से चालू है। और ये प्रमाण निम्नलिखित है जो प्रमाणित करते हैं कि जीवों का विकास क्रमबद्ध रूप में हुआ है। फिर क्या है, वर्गीकरण से जैव विकास के प्रमाण, यानी समान रचना एवं आकार वाले जीवों को एक वर्ग में रखा है। जैसे
मछलियाँ का पीसीज वर्ग हो गया, मेंढक का एम्फी वर्ग हो गया, थल जो और जल और थल दोनों पे रह सकते हैं, रेंगने वाले का रेप्टोलिया हो गया और उड़ने वाले का एविज हो गया और स्तनधारियों का मेमेलिया वर्ग हो गया। फिर है जो परंतु जो सभी जीव है ना, उसके अंदर एक कॉमन बात है, इसके अंदर सभी के अंदर मेरुदंड पाई जाती है। जो सभी जीवों को पृष्ठवंशीय और कार्टोज कहा जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि इन जीवों की उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है। फिर क्या है, तुलनात्मक शरीर रचना का प्रमाण, जैसे व्हेल मछली, चमगादड़, कुत्ता और स्तनधारी। तो अगर हम बात करें जो समजात अंग है और समवर्ती अंग, उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी बहुत। समजात अंग क्या हो गए, वे अंग जिनकी आंतरिक संरचना समान होती है लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे व्हेल मछली के अगर पात तैरने के काम आती है, चमगादड़ व पक्षी के अगर पाद उड़ने के काम आते हैं और कुत्ते के अगर पाद चलने के काम आते हैं। फिर क्या है, समवर्ती अंग क्या हो गया, समवर्ती अंग क्या हो गया, वे अंग जिनकी उत्पत्ति और संरचना तो अलग अलग है लेकिन उनके कार्य सेम टू सेम, यानी कार्य उनके लगभग समान है। जैसे कीट एवं पंख हो गया, कीटों के पंख उड़ने के काम आते हैं, पक्षी के पंख भी उड़ने के काम आते हैं और चमगादड़ के पंख भी उड़ने के काम आते हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर है ना वो सभी का सभी अलग है। फिर क्या है, अवशेषीय अंग। अवशेषीय अंग क्या हो गए, जो अंग किसी वर्ग के पूर्वजों में विकसित थे, जो कार्यशील थे परंतु जिनका जैव विकास प्रक्रिया के दौरान इनकी उपयोगिता धीरे धीरे कम हो गई और वे धीरे धीरे वे अंग नष्ट हो गए, तो वो हो गए अवशेषीय अंग हो गए। इसका प्रमाण भी मिलता है, जैसे कभी कभी कुछ एक शिशु ऐसे उत्पन्न होते हैं जिसकी पूंछ भी पाई जाती है। आगे क्या है, तुलनात्मक भ्रूणिका से परिणाम, सभी पृष्ठवंशीय जैसे मछली, मेढक, सरीसृप, पक्षी और मैमल्स यानी स्तनधारी जीव अल्पायु का भ्रूण है ना वो समान होते हैं। इसी कारण इनके पूर्वज किसी समय में समान थे। इस हेतु हैकल का पुनरावर्तन सिद्धांत प्रसिद्ध है, उन्होंने यह सिद्धांत दिया था। योजक कड़ियों से जैव विकास का प्रमाण भी मिलता है। कुछ ऐसे जैव जिन्हें दो अलग अलग वर्गों एवं जातियों के लक्षण पाए जाते हैं, जैसे जीवों को योजक कड़ी कहते हैं। ये जीव दो वर्गों के विकास क्रम में एक दूसरे को जोड़ते हैं। कुछ योजक कड़ियों के उदाहरण सजीव और निर्जीव। वायरस एटीपी निर्जीवों का निर्माण और नहीं होता और वृद्धि नहीं करती और भोजन का गुण करता है। पादप जंतु युगुलिना और ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संग्रहण। इस प्रकार आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।